दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। खबरें तो यही हैं। सत्येंद्र जैन के करीबी से ईडी की छापेमारी में 3.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला। सोने के बिस्किट मिले, वो भी 133 सिक्के जो है ये मिले हैं, बरामद हुए। इस बरामदगी के बाद एक बार फिर से राजनीतिक तीर छोड़े जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। बहस करेंगे कि आखिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है और क्या अभी भी और परतें खुलनी बाकी हैं। मामला लंबा चलेगा, क्या हिमाचल चुनाव का कोई कनेक्शन है? बहुत सारे सवाल हैं। केंद्र सरकार की इज्जत दांव पे है, ईडी की दिक्कत इज्जत दांव पे है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत तार तार जो है भाजपा के प्रवक्ताओं ने कर रखी है। तो एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया मिल गया, सोने के सिक्के मिल गए। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या मिला ये नहीं बता रहे। अभी तो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमने तो सत्येंद्र जैन के सारे पेपर चेक कर लिए, उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया था और उनको यहां तक कह दिया था कि सत्येंद्र जैन को तो ईमानदारी के लिए पद्म श्री मिलना चाहिए। अब केजरीवाल जी क्या जवाब देंगे? बताइए केजरीवाल जी, आपके पास क्या जवाब है? सत्येंद्र जैन को पद्म श्री नहीं, परम भ्रष्ट का अवार्ड मिलना चाहिए। और आप बताइए आपका कितना हिस्सा है इसमें, जो आप सत्येंद्र जैन की तरफदारी करके उनकी वकालत कर रहे हो। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई आपको रिश्तेदारों के यहाँ तो बहुत कुछ मिल रहा है, सत्येंद्र जैन जी के घर पे क्या मिला जरा बताइए। बीजेपी कहती है किसका कितना हिस्सा है ये बता दीजिए। क्या दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन पर और शिकंजा कसा जा सकता है, कसा जा रहा है? ईडी की कार्रवाई पर सियासत क्यों गर्म है? ईडी यदि अपना काम कर रही है तो फिर समस्या क्यों है? आप स्वागत कीजिए फैसले का, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। क्या टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार हिमाचल के वो प्रभारी और इस चीज को कोट किया जाता है? क्या सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई राजेंद्र नगर उपचुनाव का बड़ा मुद्दा होगा? ये भी सवाल है क्योंकि बाई इलेक्शन है और ये बाई इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से मैसेज जाएगा और मैसेज बहुत जरूरी हो जाता है। अलग अलग स्टेट्स में भी आगे एमसीडी के इलेक्शन और एमसीडी को लेकर आप मारामारी देख ही रहे हैं। तो कई चीजें हैं जिसको हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे, कई पहलू हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे और अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय भी करा देते हैं सभी से। वीरेंद्र बब्बर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्षय मराठे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सुनील कुमार प्रवक्ता कांग्रेस, AK मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, रणबीर शर्मा रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वीरेंद्र बब्बर जी क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी जैसे ही जुड़ेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। अक्षय मराठे जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अक्षय जी, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2 करोड़ 82 लाख रुपए, 133 सोने के सिक्के, लगातार जांच की आंच बढ़ती जा रही है। अक्षय जी, अक्षय जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। रणबीर शर्मा जी हमारे साथ रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, उनसे एक बार कोशिश करते हैं। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रणबीर जी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मैम, आप बोलिए। हाँ रणबीर जी, कोई भी मामला ईडी के पास किस सिचुएशन में जाता है सबसे पहले? और ये मामला देखिए 9 जून तक ईडी 30 मई के बाद कस्टडी में लेती है, 9 जून तक की कस्टडी मिलती है और अब दोबारा से अलग अलग जगहों पर जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो रिलेटिव्स जो हैं उनके यहाँ भी पैसे मिल रहे हैं। कोई मामला सबसे पहले तो यही बताइएगा कि किस सिचुएशन में ईडी के पास जाता है? देखिए ईडी के पास आम तौर पे जो जिसके पास ज्यादा संपत्ति जो दिखाई होती है किसी भी मुलजिम ने कि भी मेरे पास इतनी संपत्ति है
और उस संपत्ति से ज्यादा ईडी को सूचना मिलती है कि भी इनके पास केवल यही संपत्ति नहीं है, इससे भी कई गुना और संपत्ति इनकी है जो नामालूम व्यक्तियों के पास है या नामालूम सोर्सेस के पास है। ठीक है। तो उस लिहाज से ईडी अपना मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो जो रिसोर्सेज या जो जो मुखबर उसके पास हैं या जो जो इंफॉर्मेशन उनके पास हैं, उन सब पे वो रेड करके उस पैसे को इकट्ठा करती है। एक नंबर 2, इकट्ठा करने के बाद जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है कि भी मेरे पास केवल यही प्रॉपर्टी है, उससे उसका कंपैरिजन करती हैं। कंपैरिजन करने के बाद फिर वो एसेस करती है कि ये पैसा कैसे और किस तरीके से जुटाया गया है, क्या कोई इलीगल तरीके से जुटाया गया है, लीगल तरीके से जुटाया गया है, तो फिर इसको क्यों नहीं दिखाया गया आईटीआर के अंदर। ये सारी चीजें देखते हुए उसके ऊपर ईडी दोनों कार्रवाई करती है। अगर वो लीगल पैसा है उसके पास जान सूत्रों के अनुसार, तो वो उसके ऊपर अपना टैक्स लगाती है। अगर वो इलीगल है तो उसके ऊपर करप्शन का मुकदमा दर्ज होता है। और इन्हीं सभी तथ्यों को जोड़ते हुए कड़ी से कड़ी एक दूसरे के साथ कि ये पैसा इन्होंने किन किन तरीकों से किस किस प्रकार से अपने पास कानूनी या गैर कानूनी रखा है। जो गैर कानूनी है वो ईडी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, उसको अपने पास लेती है और उन सभी सोर्सेस को जानकर जो मुलजिम है उससे पूरी पड़ताल करती है। उसके जो रिश्तेदार हैं, भाई बहन चाचा ताऊ वगैरह जो भी रिश्तेदार हैं जिनके पास भी उसने दिया होता है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, तो उनके ऊपर भी वो सारे सोर्सेस पता करके जो जानकार सूत्र हैं और अपने मुखबर से वो सिस्टम कानून के दायरे में लेके आते हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी सर, इन केस ठीक है, अभी अब सौरभ भारद्वाज जी को हमने सुना, वो कहते हैं कि भाई आपको रिलेटिव्स के यहाँ से तो पैसे मिल रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से आपको क्या मिला। इसका फर्क पड़ेगा, मान लीजिए कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर सिर्फ आज की ही इन्वेस्टिगेशन का जिक्र कर ले या आज जो रकम मिली है उसका कोई फर्क पड़ेगा सत्येंद्र जी के ऊपर या उनके इस मामले पर, या कहीं कहीं कोरिलेशन होगा? हाँ नहीं मैम, ये बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फर्ज करो आप सत्येंद्र जैन जी का कोई साला है, ठीक है, राइट? हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, साला है, बहनोई है, मामा है, फूफा है, जीजा है वगैरह जो रिलेटिव हैं, उनके पास वो पैसा किस तरीके से आया। एक तो क्या सत्येंद्र जैन जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनको कोई फैसिलिटेट या मदद दी? क्या उनकी मदद से उन्होंने पैसा कमाया? जैसे फर्ज करो कोई टेंडर का ही मामला है, ठीक है, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से कोई टेंडर मुहैया करा दिया या अपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया वगैरह वगैरह, कई चीजें होती हैं डिपार्टमेंट के अंदर जो अपने रिश्तेदारों को फायदा कर देते हैं, जबकि पता है कि ये मेरा सगा रिश्तेदार है और उस रिश्तेदार को उससे फायदा होगा, तो वो फायदा इनडायरेक्ट तौर पे उस डिपार्टमेंट को भी डिपार्टमेंट को नुकसान होगा और जो कंसर्न मुलजिम उसको फायदा होगा। यही चीटिंग का एक केस बनता है कि भी ये आपका सगा रिश्तेदार था, इसके पास तो मतलब एक जुगाड़ नहीं था मारुति कार का और ये पजोरों में घूम रहा है, ये कहां से आया पैसा? क्या आपने इसकी कोई मदद करी? वो पता चल जाएगा इसके पास क्या क्या काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, टेंडर का काम है, दवाइयों का काम है, बहुत सारे महकमे होते हैं कि उसने किस महकमे से इनको ये चीज मदद करने के लिए अभी इस आदमी की मदद करो। ठीक है, जैसे अभी सिंगला जी पकड़े गए, उन्होंने अपने पीओ को बोल दिया अभी आप इनसे बात कर लो, तो वो तरीका इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा किस तरीके से उन रिलेटिव्स ने इनके पद का फायदा उठा करके और इन्होंने उसका दुरुपयोग करके उनको लाभ दिया है। ठीक है, एक सिटिंग मिनिस्टर और अगर हवाला जैसा मामला सामने आता है, अभी हम ये सब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, ये बात हम जरूर स्पष्ट करते हैं, और हवाला का जब जिक्र होता है और सेंटर के लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं पॉलिटिक्स वाले पार्ट पे अगर ना भी जाऊं तो इसकी संजीदगी जरा समझाइए सर। देखिए, हमारा तफ्तीश का जो मैटर है वो बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट और मैंडेटरी कानून के तहत है। ये बात आप अपने क्लियर कर दीजिए सभी को, ठीक है, कि हम कानून से बाहर होके कोई भी कदम नहीं उठाता है, चाहे वो ईडी का ऑफिसर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे आईबी का हो। ठीक है, सभी लोग
जो उनकी ज्यूरिडिक्शन ऑफ पावर है कानून के दायरे में, वो उसी के तहत काम करेंगे, उससे बाहर जाके वो काम नहीं कर सकता। उसको भी पता है अगर मैं गैर कानूनी काम करूंगा तो मेरे ऊपर भी जाएगा, जैसा कि अभी बॉम्बे के केस में हुआ है, आर्यन के केस में हुआ। हाँ, उन्होंने गलत का मतलब अपनी पावर का मिसयूज किया। उस बच्चे के ऊपर वो केस नहीं बनता था, शाहरुख खान के बेटे के ऊपर, लेकिन उन्होंने वो केस बना दिया। वो हमारा ही आईडी का ऑफिसर था और उसने गलत काम किया तो वो भुगतेगा उसके लिए। तो इसलिए कोई भी ऑफिसर अपने जुरिडिक्शन से बाहर जो कानून बनता है उसी के तहत वो पैरवी करेंगे। तो इसलिए जो रिश्तेदार हैं, जो क्लाइंट है, वो अपना स्पष्टीकरण दें कि हमारे पास ये पैसा कैसे आया है। ठीक है सर। लेकिन वो छुपा नहीं पाएंगे। ठीक है, अपने सोर्स ऑफ मनी का जो पैसा इकट्ठा मिला है 3 करोड़ रुपया, उसका सोर्स तो बताएंगे आया कहां से और फिर आपने कैसे रखा इसको, आपने क्यों नहीं अपने बैंक में जमा करा, आपको घर में रखने की ऐसी क्या आवश्यकता हुई 3-3 करोड़। चलिए ठीक है सर, ये कुछ तो सारा मामला डिजिटल है। उसका तो जवाब देना पड़ेगा, वो तमाम सवालों को फेस करना पड़ेगा अलग अलग स्टेप्स पर। ठीक है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करेंगे, अक्षय मराठे जी भी हमारे साथ क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। सुनील कुमार जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी, सुनील जी, थोड़ी सी अभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है 1-2 मेहमानों के साथ, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे ठीक कर लें। और आज तो सवाल जवाब का दौर है, उम्मीद करते हैं आम आदमी पार्टी वाले हमारे साथ जरूर जुड़े और तमाम सवालों का सामना करें। सुनील कुमार जी, कम से कम इस विषय पे बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं सर। एक मामला 15-16 का जिक्र होता है, फिर डमी कंपनीज बनती हैं, कागजी कंपनी, और फिर हवाला का जिक्र हो जाता है। फिर अब आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हिमाचल इलेक्शन थे इसलिए इस विषय को उठाया जा रहा है। जीनत जी, ये जो समय की बात तो पता नहीं ठीक है या नहीं है, मुझे नहीं, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु एक बड़ी अजीब बात नजर आ रही है कि जो पार्टी ये कहती थी कि हम ईमानदारी का कट्टर ईमानदार हैं, हम कट्टर देशभक्त हैं, जिनकी पार्टी ईमानदारी की फाउंडेशन पे बनी, आज उनके मंत्री कहीं पंजाब में जो स्वास्थ्य मंत्री वो पकड़े जाते हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पार्टी की जो सोच थी उस पे कुठाराघात है। और अब जनता को ये पता लग गया कि इस सोच से अलग काम कर रहे हैं जी। इन्होंने जो एक तूफान मचाया था कि एक नई राजनीति लेके आएंगे देश में, एक ईमानदार राजनीति लेके आएंगे, जिसको लेकर लोग भ्रमित हुए और लोगों ने इनको थंपिंग मेजोरिटी दी, चाहे वो दिल्ली की बात हो चाहे पंजाब की बात हो। और तीसरी बात यह कि नैतिकता इनके अंदर बिल्कुल नहीं बची है। अगर सत्येंद्र जैन जी, चलो इसमें ईडी ने उनको छापे मारे, वो कस्टडी में है ईडी में, तो उनको अपनी पार्टी से निकालने में क्या दिक्कत आ रही है? आप पार्टी से निकालो और अगर वो पाक साफ आते हैं तो उनको वापस ले लेना। तो कहीं ना कहीं ये नैतिकता भी खो चुके हैं। लेकिन आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट्स अगर ईडी के पास हैं या सीबीआई की ही जो एफआईआर थी उसको ईडी आगे लेती है इस मामले में, उसी के बिहाफ पर आगे बढ़ती है, तो वो कहते हैं कि मैंने तो डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं और मैंने तो, वो अपनी जनता की अदालत में पूरा क्लीन चिट देते हैं। और पद्म विभूषण का जिक्र किया, तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं? वो जांच का वेलकम नहीं हो रहा, वो तो सम्मानित करने की बात कर रहे हैं। ये वो है कि चोर मचाए शोर। एक तो आप चोरी कर रहे हो, एक आप फंस रहे हो और फिर शोर मचा रहे हो। अरे भाई इंतजार कर लो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ईडी को भी किसने बोला, मैं केजरीवाल जी ने कहां से तो डॉक्यूमेंट देख लिए, और ईडी को किसने बोला कि सारी चीजें डिस्क्लोज करेंगे। ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है। कोर्ट में पेंडिंग है मैटर, आप अपनी जांच करो, जांच करने के बाद सारी की सारी रिपोर्ट वहां जमा करा दो। तो ईडी ये क्यों ईडी ने बाहर क्यों रिलीज किया कि इतना सोना पकड़ा गया, इतने कैश पकड़े गए? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईडी भी जो है ना वो कहीं किसी प्रेशर में काम कर रही है। अरे जो इन्वेस्टिगेशन का रूल ये होता है कि जो भी आपके पास साक्ष्य आते हैं उससे क्या होता है, जो चेन आगे वो टूटने के खतरा होता है। आपने बता दिया कि ये यहां मिले तो दूसरे जो कल्प्रिट है वो छुप जाएंगे।
तो ईडी भी कहीं ना कहीं जो है ना ईडी का भी मिसयूज हो रहा है। अभी देखिए, अभी ये आपने एक बात कही, ठीक है, मिसयूज का आपने जिक्र किया। अभी हमने महाराष्ट्र को पिछले दिनों चर्चा में देखा, उससे पहले जब यूपी इलेक्शन से उससे पहले हमने उत्तर प्रदेश को चर्चा में देखा। तो मैं जो बहुत फेयरली आपसे पूछ रही हूं कि जब तक हम स्पेसिफिक सामने एक स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं होते और जब तक वो कार्रवाई नहीं हो रही तो हम ईडी का वेलकम करते हैं। महाराष्ट्र में हो सकता है कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा विरोध करे, उत्तर प्रदेश में भी बहुत चर्चा में रहे, फिर कर्नाटका की हमने सिचुएशन देखी, अलग अलग स्टेट्स में। और मुझे लगता है आप बहुत इस चीज को साफ शब्दों में रखेंगे क्योंकि आप पहले भी जुड़े हैं कई बार मेरे साथ सुनील जी। तो ये एक ईडी के ऊपर भी प्रेशर है, एक सोशल जो प्रेशर, वो मैं ये नहीं कहती कि तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं उनका जो आरोप लगते हैं उनसे परे कि जनता उनके बारे में क्या सोचेगी। नहीं, जनता किसके बारे में सोचे, मेरे को प्रश्न आपका थोड़ा जीनत जी एक बार दोबारा बताएं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूं सर, पॉलिटिकल मिसयूज की बातें होती है, तमाम विपक्षी दल जो है अपने हिसाब से करते हैं, स्टेट्स के हिसाब से, ठीक है। मैं आपसे समझना चाह रही हूं, हो सकता है जो महाराष्ट्र में आप ईडी को लेके कहें वो दिल्ली में आप ना बोले, मैं और खुलकर बोलती हूं आपको। लेकिन आपने कहा कि ईडी ने डिस्क्लोज क्यों कर दिया, तो एक प्रेशर तो ईडी के ऊपर भी है ना कि पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, या वो आजाद है इन चीजों से? बिल्कुल आजाद है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको कोई अख्तियार नहीं है कि वो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती किसी भी चीज को डिस्क्लोज करे। तो ये जो डिस्क्लोज करना है ये कहीं ना कहीं जो है ना फाउल प्ले दिखाता है। चलिए, मैं आप समझे, ठीक है, कोर्ट में है, कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है, ईडी उसकी इन्वेस्टिगेशन करे इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से। और ये दोनों पार्टियां जो है इसको एक तो गलती कर रही है, दूसरा इस चीज को पब्लिसाइज कर रही है। अगर नैतिकता की बात आए तो कम से कम इसको सत्येंद्र जैन जी को इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। क्या दिक्कत आ रही है? अभी हमारे साथ जुड़ गए, मंत्रालय भी बहुत प्रेशर के बाद करा। हाँ, वो 2 तारीख को उन्होंने सारे मंत्रालय जो हैं वो सिसोदिया जी को ट्रांसफर किए हैं, उनके सभी विभाग। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल जी को सेम एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई अब अगली कार्रवाई जो है मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ होने वाली है। तो मैं चाहूंगी अक्षय इस पर अच्छे से जरा जवाब दें। अक्षय, पहले तो आप ये बताइए, देखिए पहले 4,81,00,000 रुपए तमाम जो रिलेटिव्स थे, मैं रिलेटिव्स का नाम यहाँ पर नहीं लूंगी, उनकी प्रॉपर्टीज कुर्क होती हैं। और आज जो फिगर सामने आई है 2,82,00,000 रुपए, फिर 133 कॉइन्स का जिक्र हो रहा है। अटैक तो है ना, ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना आप लोगों से। देखिए, सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि आज जो बरामदी हुई है वो सत्येंद्र जैन के किसी रिश्तेदार के घर से नहीं हुई है, उनके किसी दोस्त के घर से नहीं हुई है। एक सुनार है, राम प्रकाश नाम है उनका, एक वैभव जैन नाम के व्यक्ति है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर थे, जिस कंपनी में एक समय 10 साल पहले सत्येंद्र जैन भी हुआ करते थे। और एक और कोई व्यक्ति है मथुरू जी, जिनके साथ भी कोई सत्येंद्र जैन जी का कोई खास नजर नहीं है। इन 3 व्यक्तियों के घर से आज जो बरामदी हुई है वो हुई है। खुद सत्येंद्र जैन के घर भी रेड चल रही थी, ये भी आप जानते हैं। पिछले 24 घंटों से ईडी के कई सारे अफसर सत्येंद्र जैन जी के आवास पर भी थे। उनको सत्येंद्र जैन जी के घर से क्या मिला? उनको 2 लाख रुपए कैश, एक आईपैड और 2 लॉकर की चाबियां मिली। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पंचनामे में उन्होंने खुद बताया है। तो आज ये सवाल पैदा होता है कि अगर खुद जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पास कोई सबूत नहीं मिलते किसी करप्शन के, लेकिन कोई और 4 व्यक्ति हैं जिनके घर पे कुछ कैश मिलता है, उन दोनों के बीच में जब तक आप कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाते तब तक आप सत्येंद्र जैन जी पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आपने क्योंकि जूलर्स का नाम लिया तो मैं जूलर्स के बारे में सुनिए सर, आप बात पूरी कीजिएगा प्लीज, ये आप ही का प्रोग्राम है। मैं एक काउंटर सवाल आपसे कर देती हूँ। जूलर का आपने जिक्र किया, एक राम प्रसाद जूलर्स हैं, और उसके बाद बेनामी संपत्ति का जिक्र जब हुआ और ये कहा गया कि सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए हैं, ये इनके रिलेशंस हैं पहले से ही। और हमने जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे उससे पहले हमने देखा था एक इत्र कारोबारी के यहाँ छापेमारी हुई थी। और फिर देखिए, अब पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरह से ताल्लुकात होना कोई नई बात तो नहीं है। बस आप सोर्सेज बता दीजिए, आपके फेयर सोर्सेज हैं। अगर आपकी आय के फेयर सोर्सेज हैं
तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ प्लीज आप आपने सवाल पूछा, मुझे ये लगता है कि राम प्रकाश जुलर जी को ये जवाब देने चाहिए कि ये उनके पास कैश कहां से आया, उनको ये जवाब देना चाहिए कि उनके पास ये गोल्ड के सिक्के कहां से आए। लेकिन इन बरामदियों के बेसिस पर आप सत्येंद्र जैन पर आरोप कैसे लगा सकते हैं, ये आज आम आदमी पार्टी बड़े गंभीरता से सवाल पूछ रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नीरव मोदी एक सुनार थे। नीरव मोदी आप सब जानते हैं बहुत बड़े स्कैमस्टर हैं। उन्होंने कुछ पैसा चोरी करके बोल दिया, ठीक है। नीरव मोदी ऐसे एक चोर थे जिन्होंने बहुत सारा देश का पैसा लूट कर विदेश चले। उनके संबंध, निजी संबंध किसी बीजेपी के नेता के साथ है जो आज मंत्री है केंद्र में। क्या हम इस बेसिस पर ये कह सकते हैं कि उस मंत्री का उस चोरी में हाथ है? नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो दोनों अलग अलग लोग हैं। जब तक आप ये नहीं कनेक्शन बना सकते कि उनका पैसा, ये जो आज बरामद हुआ है वो पैसा वो सत्येंद्र जैन जी का पैसा है, तब तक आप उन पर आरोप कैसे लगा सकते हो? कल को मैं कह दूं, आप पत्रकार है, आपके जानने वाले किसी सुनार पे रेड हो जाती है और उस सुनार के पास से पैसा निकलता, मैं कह दूं कि आपका पैसा है वो। नहीं, मैं कह सकता हूँ ये पॉलिटिकल, देखिए बड़ा आसान हो जाता है इस तरह से। मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आप जब तक कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश कर पाते तब तक आप आरोप कैसे लगा सकते हो इस बारे में? दूसरी बात, अच्छा, ये एक बात, इसका एक काउंटर सवाल सर, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो गई, एक सवाल इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो गई, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, एंड बोथ सीबीआई का अपना एक ऑरा है और ईडी अपने हिसाब से काम करती है। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी ने सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक कर लिए? उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से आए, ये आप बताइएगा। और क्लीन चिट देके जनता की अदालत में पद्म विभूषण देने तक की अनाउंसमेंट कर दी। ये जो एक मिजाज है, क्या कहता है? नहीं, मैं आपको मिजाज क्यों है ये भी बताता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी का ये पहले मंत्री नहीं है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी के एक पंजाब के मंत्री थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कोई मीडिया वालों ने नहीं लगाए। आम जनता से आवाज आई, मुख्यमंत्री तक पहुंची कि ये मंत्री आपका भ्रष्टाचार कर रहा है, हमने तुरंत उनको निकाल दिया। और यहीं पर तो दो तरह का व्यवहार नजर आ रहा है, वहां पर आप कार्रवाई करते हैं, यहाँ पर आप बचा रहे हैं। देखिए, आप सवाल करती है लेकिन जवाब सुनती नहीं है। आप मेरा जवाब होगा ना सर? आप मेरा जवाब पूरा सुन लीजिए ना। दिल्ली में भी ऐसी असीम अहमद खान नाम के एक मंत्री थे जिन पर भी आरोप लगे थे, हमने तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया था। इस केस में हम समझना चाहते हैं कि क्या आरोप है सत्येंद्र जैन जी पे। कोई 4 व्यक्तियों को आप उठा के उनसे पैसा बरामद करते हो और कहते हो देखियो जी सत्येंद्र जैन के दोस्त है। ये कैसे, ये कानून व्यवस्था है हमारी? नहीं, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नहीं सर, ठीक है वीरेंद्र बब्बर जी, अच्छा जल्दी से बोलिएगा। हाँ, जल्दी से बोल लीजिए। हाँ, ये जो केस है 2015 से चल रहा है। सीबीआई इसको कई सालों से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चला रही है, रेड भी कर चुकी है कई बार। जब सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेज दिया मोदी सरकार ने। वो क्यों भेजा आज? क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तो हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर है। आप ये तो अति उत्साह है। अभी आप हिमाचल की बात करते हैं, अभी पंजाब में अभी मुख्यमंत्री नहीं जाते लेकिन जाके गुजरात में रोड शो करते हैं। सर ठीक है, तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। मंत्री सत्येंद्र जैन का हम जिक्र कर रहे हैं, आज की छापेमारी का जिक्र हुआ और कहा गया कि 2 करोड़ 82 लाख रुपए उनके किसी करीबी के यहां से मिले हैं और 133 सोने के सिक्कों का जिक्र हो रहा है। इसके सियासी मायने और क्या मैसेज जाता है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र बब्बर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। वीरेंद्र जी, अभी अक्षय जी कह रहे थे कि उन्हें अभी तक भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों पीछे पड़े हैं पहले सीबीआई और अभी ईडी सत्येंद्र जैन के खिलाफ। फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पूरी की पूरी दाल काली है, हमें बताइए किसका कितना हिस्सा है इन पैसों में। तो सर आप उन्हें स्पष्ट तो कीजिए, क्या मामला है? देखिए, अक्षय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनको इस विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। उन्हें तो पार्टी ने जो लाइन दे करके बिठा दिया कि आप बैठिए और आपने ये बोलना है। अब मैं सुन रहा था आदरणीय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात, वो कह रहे थे कि हमने पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को तुरंत जो है बर्खास्त कर दिया, तो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त करने में क्या दिक्कत है? वो एक कहानी है पुरानी राजा की जान तोते में, क्योंकि केजरीवाल साहब की सारी कमजोरियां सत्येंद्र जैन जी के हाथ में हैं। जिस प्रकार से आपने देखा जब ईडी की रेड हुई और रेड के बाद जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने बयान दिया कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं IRS हूं और कुछ ज्ञान रखता हूं, मैंने एक एक कागज देखा है, किसी प्रकार की किसी चीज में कोई कमी नहीं है। तो देखिए, कोर्ट का तो काम है, पुलिस का काम है, जो एजेंसीज है उनका काम है
कोर्ट बनाना, केस बनाना, कोर्ट में ले जाकर के पेश करना। अगर ये बेबुनियाद आरोप होंगे और अगर सत्येंद्र जैन जी बेकसूर होंगे तो निश्चित रूप से बाहर आ जाएंगे। आप एक बार और अपनी छाती थपथपा लीजिएगा कि देखो हम एक बार फिर निकल करके आ गए। और रही बात, जब हम बात करते हैं तो एक ही पार्टी की जब दो अलग अलग स्टेट में सेम सरकार हो, दोनों के हेल्थ मिनिस्टर जिस प्रकार से इन्वॉल्व हुए, एक को बर्खास्त तो दूसरे को क्यों नहीं, और दूसरे को अगर आपने पनिश किया भी तो केवल उनसे सारे मंत्रालय ले लिए और बिना पोर्टफोलियो के वो मंत्री बने रहेंगे। कुछ तो है जो घबरा रहे हो, क्या डर है जो छुपा रहे हो, दिखाइएगा बात कर रहे थे। सुनिए एक मिनट, मेरा आपसे ये कहना है, जिस प्रकार से अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने बर्खास्त किया, मैं पूछना चाहता हूं, अमानुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने डीजी बना दिया, क्या कर दिया आपने? संदीप कुमार जो महिला के रेप के आरोप के अंदर जिनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? जितेंद्र तोमर जिनकी जाली डिग्री जग जाहिर हो गई, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? बल्कि पलट करके उनको आपने इनाम दे दिया, उनकी पत्नी को टिकट दे दी। अभी आप दुर्गेश पाठक जी की बात देख लीजिए जो उपचुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी पंजाब विधानसभा में टिकटों के दौरान आरोप लगे। अभी राघव चड्ढा जी को देख लीजिए, किस प्रकार से जो जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे राज्यसभा में गए, कल उनको नॉमिनेशन भरवाने के लिए मुंह ढक करके कपड़े से अपने आप को कवर करके आना पड़ा कि कोई मुझे पहचान ना। आज चोरों की तरह वीरेंद्र जी, आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के झूठ पर झूठ। आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है पर हमारे साथ भगवान है। देखिए, भगवान तो हर सच्चे व्यक्ति के साथ है और ये कह रहे हैं जिस प्रकार से हमारे पीछे पड़े हैं, पूरी दुनिया ने देखा। पिछले 2 दिन से वीडियो वायरल हो रही है, पंजाब के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पंजाब के अंदर किसकी सरकार है? पंजाब के अंदर पिछले दिनों जो लगातार हत्या हुई, जो क्राइम बढ़ रहा है, पंजाब के अंदर किसकी सरकार है? और दिल्ली के अंदर जो आप पानी देने में पूरी तरह से विफल है, टैंकर घोटाला दिल्ली का देश का सबसे बड़ा घोटाला बनने जा रहा है। शराब आप लोगों को एक के साथ एक बोतल फ्री पॉलिसी की जो आप बना रहे हैं, हर वार्ड के अंदर 3 शराब के ठेके खोलने की आप बात कर रहे हैं, पानी आपको देने के लिए है नहीं। और बिजली की जो आप बात करते थे, आपने एक नया प्रारूप ला करके सबके सामने रख दिया कि जिसे मुफ्त बिजली चाहिए। तो आप मानते हैं कि इसका हिमाचल इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है? आप वो कहते हैं कि भाई आप हिमाचल हारने वाले थे, इस वजह से क्योंकि प्रभारी थे वो, इसलिए आपने उनको आगे किया है। देखिए, ये तो आपको पता ही है, इनकी बात है। ये केजरीवाल जी चले गए थे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, क्या नतीजा रहा आपके सामने है। नाई कितने बार अभी पंजाब हिमाचल के चुनाव भी आ जाएंगे, नतीजा सामने आ जाएगा। कल गुजरात में रोड शो किया उन्होंने सर, बहुत भीड़ थी। ये उत्तराखंड में भी गए थे, यही कहते थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये गोवा में भी गए थे, यही कहते थे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इनका हाल क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, आगा दौड़ पीछा छोड़। जो जहां आपकी सरकार बैठी है, जहां आपकी जिम्मेदारी है, जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां आप पूरी तरह से फेलियर है और दुनिया के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपके नाम आने की लोग तैयारी कर रहे हैं कि इनसे बड़ा बोलने वाला। ठीक है सर, ये तो आप लोगों की पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैंने अभी आप एक बात कही कि गुजरात में कल उन्होंने रोड शो किया मेहसाणा में और काफी भीड़ थी, उससे गदगद अक्षय मुस्कुरा भी रहे। एक सेकंड में आऊंगी आप सभी के पास। AK मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मिश्रा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ बोलिए मैम, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट रही है। उसे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। बोलिए। हाँ सर, ये ईडी की कार्रवाई, पॉलिटिकल वार पलटवार, फिर क्लीन चिट दे देना, फिर कहना पद्म विभूषण और फिर उसके बाद जनता की अदालत में जाना, ये सब क्या देख रहे हैं आप दिल्ली में? कितना कनेक्शन आपका इससे बाई इलेक्शन से लगता है राजेंद्र नगर के, कितना आपको MCD से लगता है और कितना जो आने वाले स्टेट्स हैं उनसे लगता है सर? देखिए, चूंकि राजनीतिक पार्टी है, अरविंद केजरीवाल राजनीतिक आदमी है, तो ये सब चीजें तो चलती रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के और जेन्युइन वे में देखा जाए तो 2-3 ऑब्जेक्शन ये है। एक तो ये है कि भाई हिमाचल का चुनाव आने वाला है। मेरे ख्याल से ये प्रकरण जो है जैन साहब का बहुत पहले से चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो बीच में दिल्ली के भी चुनाव हुए और 50 चुनाव होते थे, वहां पे भी हो सकता है। मुझे लगता है ईडी का ये एक सतत प्रोसेस होता है और एक लेवल पे पहुंचने के बाद जब मैच्योरिटी पे थोड़ा सा केस पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक में, सोसाइटी में हाईलाइट होता है। दूसरा ऑब्जेक्शन इन लोगों के बचाव में ये है कि भाई हम कट्टर ईमानदार हैं और हमारे पास भगवान। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है सर, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ी सी दर्शक भी निराश हो रहे होंगे तकनीकी खामियों की वजह से, लेकिन सवाल तो बहुत सारे हैं। अक्षय जी, कैसे बचेंगे? अभी सुनील जी ने खूब सारे सवाल उठाए थे।
नहीं, अब मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। मैं देख के मैं गदगद नहीं हो रहा था, मैं एक्चुअली हंस रहा था, क्योंकि देखिए 10 साल की आम आदमी पार्टी के सफर में हमने कई बार ये रेड देखी है। कोई पहली रेड नहीं है हमारे ऊपर। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर 2016 में सीबीआई की रेड हुई है। अरविंद केजरीवाल जी खुद उनके घर पर दिल्ली पुलिस की रेड हुई थी 2017 में। हमारे कई सारे विधायकों को इन्होंने उठा के जेल में तक डाला है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी एजेंसियां, उनको लगता है उनके पर्सनल प्रॉपर्टियां हैं, तो वो इनकी एजेंसियों को इस तरह से दुरुपयोग करते हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ, जो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के साथ ही हुआ है। इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि हमें मत सिखाइए कि फिर तो आपको वेलकम करना चाहिए था। जुमा 8 दिन नहीं हुए थे, पंजाब से पुलिस लेने यहाँ पर ताजी पुलिस मिली थी ना आपको, दिल्ली भेज दिया बग्गा को पकड़ने के लिए। पूछिए पंजाब के बारे में, सुनिए ना। नहीं ये सर अक्षय जी सुनिए सवालों को तो आपको फेस करना पड़ेगा ना अक्षय जी। आप इस बात को मानेंगी कि पहले भी हमारे ऊपर रेड हुआ है, उसका कुछ नहीं निकला? कौन सी पार्टी के ऊपर रेड नहीं हुआ और कौन सी पार्टी ने नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट पिंजरे में बंद होता है। कौन सी पार्टी थी सत्ता में जब कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? आप मुझे सीबीआई को लेके, माफ कीजिए, सीबीआई को लेके कौन सी पार्टी थी सत्ता में जब कहा गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है? तो सभी पार्टियों को देखा है हमने, सभी पार्टियों, हाँ एक जैसे है। मैं तो कह ही रहा हूं। अब फिर कांग्रेस तो ये कहती है कि आप और बीजेपी एक जैसे हैं। अब सुनिए ना, उनको कहने दीजिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि वो मिसयूज कर रहे हैं, जुमा 8 दिन पहले पंजाब में आपको पुलिस मिली, दिल्ली आ गई पुलिस, पंजाब के हालात देखे हैं आपने सर। आप इतना एक सवाल का जवाब दीजिए। 2016 में सीबीआई ने सवालों के जवाब आपको देने हैं सर, आपके मंत्री पर आरोप है। अब आप या तो आप बोलिए या मैं बोलूं। नहीं तो आप सवालों से बचने की कोशिश मत कीजिए ना। आप या तो आप बोलिए या मैं बोलूंगा। ये आप शायद आप लोगों का तरीका होता है, सवालों को घुमा दो, उलझा दो, सवालों पे मत आओ। आप बोलते रहिए। आप बुलाते क्यों है हमें? आप बोलते रहिए। या तो आप ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई जवाब नहीं हुआ। आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए, बाद में एक तो आप थोड़ा सा नहीं, एक तो थोड़ा सा तरीके से आराम से, नहीं थोड़ा सा तरीके से आराम से, और नहीं आप जब तक ये और ये मैं आपका गेस्ट हूँ, मैं आपका होस्ट नहीं, तो आप मेरी बात सुन लीजिए ना। आप फिर जितने नहीं, मेरे लिए मेरे सारे गेस्ट उतने ही बराबर हैं, और क्योंकि एलिगेशन आप पर है तो मैं काउंटर सवाल आपसे पूछूंगी सर, और आपको इसके लिए तैयार होकर आना चाहिए। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए और सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि तमाम एजेंसीज जो हैं उनको वो नचा रहे हैं, तो पंजाब में तो 4 दिन पहले अगर आपको पुलिस मिलती है तो आपने भी तो दिल्ली भेज दी पुलिस। क्या फर्क है आप में और उनमें? ये डिबेट हमारे दोनों के फर्क के बारे में नहीं है, ये डिबेट है कि क्या आपने जिक्र किया तो काउंटर आया है या नहीं हो रहा है। आप बहकाइए मत। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो जांच एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पे रेड करी हुई है, इन्होंने कई बार जेल में डाला हुआ है। आज तक एक कोर्ट में केस कन्विक्शन पे नहीं आया, एक भी केस नहीं आया। तो जांच के बाद अगर आम आदमी पार्टी के सारे नेता छूटते हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? ये ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि आम यही तो मैं कह रही हूँ कि आप स्वागत कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कभी भी ये नहीं अप्रूव कर पाए हैं उस लिहाज से, तो फिर तो स्वागत करना चाहिए। अगर आप पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर को हटा सकते हैं तो दिल्ली में यही तो पूछ रहे हैं कि दिल्ली में क्या आपत्ति है? मैं इस बात का स्वागत क्यों करूं कि एक ईमानदार मंत्री को इस तरह से तंग किया जा रहा है? इस बात का स्वागत कोई दिल्ली वाला क्यों करेगा? जिस मंत्री ने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक दिए, जिस मंत्री ने दिल्ली को शानदार हॉस्पिटल सिस्टम बना के दिए, उस मंत्री के घर पे छापे पड़ रहे हैं। इसका स्वागत क्यों किया जाए? आज दिल्ली का फिर तो अगर आपको ये पता है वो ईमानदार है, फिर तो ज्यादा स्वागत होना चाहिए। क्यों सुनील जी? फिर तो स्वागत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात की आपत्ति कैसे नहीं है कि गलत तरीके से दुरुपयोग हो रहा है? मैं मेरी तरफ से मैं क्यों आपत्ति करूंगी? जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो जांच फेस करे, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी से हो या किसी और दल से हो। मैं क्यों यहाँ पर आपत्ति फेस करूँ? मैं क्यों आपत्ति दर्ज कराऊंगी सर? आप जानती है कि दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आप ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे सर, इतना अहंकार ना रखिए आप। इतना अहंकार अच्छा नहीं है सर। नहीं, ये क्या आप बेकार की बातें कर रहे हैं? मैं क्यों जानूंगी? और मैं तो कहूंगी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं, हम क्यों स्वागत करें? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेट मी मैच्योर, थोड़ी गंभीरता रखिए। एलिगेशन है, जाके फेस कीजिए। स्वागत करें। झूठे अरे वो तो तय होने दीजिए। अरे छोड़िए सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल भी आपके वो सीबीआई की ईडी की क्लीन चिट का जिक्र करती है। सुनील जी प्लीज, नहीं सुनील जी, टाइम खराब होता है ऐसे।
जीना जी, मैं ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना मैं चाह रहा हूं। आपके सुर में सुर थोड़ी मिलाऊंगी, मैं किसी के सुर में सुर मिलाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ, मैं फैक्ट की बात करूंगी। अगर जीना जी, अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, अगर वो साफ हैं, पाक साफ हैं, तो वो ईडी की कस्टडी में अभी तक क्यों हैं? ये कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट जो है, कोर्ट के पास इख्तियार है, कोर्ट के पास पावर है। जब किसी मुलजिम को पेश किया जाता है और वो कोर्ट देखती है कि इसके प्राइमा फेसी इसके खिलाफ केस नहीं है, इसके पास सबूत नहीं, वो उस समय भी जमानत दे सकती है। तो ये क्यों ना अपना सुचिता दिखाते हुए, क्यों ना मोरलिटी दिखाते हुए एक बार सत्येंद्र जैन जी को बर्खास्त कर दें। और अगर ये पाक साफ निकलते हैं तो उनका स्वागत करें, उनको दोबारा मंत्री बनाए, दोबारा अपनी पार्टी में लें और ईडी के ऊपर जो है मानहानि का मुकदमा डालें। क्यों नहीं करते ये? जितेंद्र तोमर की डिग्री इन्होंने कैसे, जितेंद्र तोमर को के सामने सबने देखा कि फर्जी डिग्री थी, लॉ मिनिस्टर बना हुआ था, उसकी वाइफ को टिकट दे दी। तो ये जो ढोंग मचाते हैं, इस पार्टी ने जो ढोंग मचाया था कि हम ईमानदार पार्टी हैं, इनकी फाउंडेशन ही उस पर लोगों ने मैंडेट दिया, एक थंपिंग मेजोरिटी से आए और अब जनता को धीरे धीरे पता लगने लगा है। ठीक है, ये ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे ईडी में जाके ये लोग देख रहे हैं कि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, सबूत नहीं है, पेपर देख लिए हमने। नहीं, वो तो अब जनवरी में भी उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि सत्येंद्र जैन जी को पकड़ा जाएगा, उनके पास फिर इंफॉर्मेशन है कि मनीष सिसोदिया जी को पकड़ा जाएगा। तो कोई तो है ही ना, वीरेंद्र बब्बर जी, जो जानकारी दे रहा है। जल्दी से जवाब दे दीजिएगा सर, मिश्रा जी जुड़ गए शायद हमारे साथ। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, यह जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से अभी ये क्लीन चिट दे रहे थे, सत्येंद्र जैन जी की बात कर रहे थे। सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने झूठी शैल कंपनियां बना करके जिस प्रकार से कितने करोड़ों रुपए की कितने बीघा जमीन दिल्ली के अंदर खरीदी, ऑन पेपर वो सब कागजों पर आ चुका है। देखने वाली बात है, ईडी भी ये जानना चाहती है, देश भी ये जानना चाहता है कि हवाला के माध्यम से जो करोड़ों रुपए का गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुआ, जाली कंपनियों के माध्यम से, शैल कंपनियों के माध्यम से वो पैसा किसका था। जल बोर्ड घोटाले को हम भूलेंगे नहीं। सत्येंद्र जैन की जल बोर्ड के चेयरमैन थे, 56,000 करोड़ घाटे में जल बोर्ड चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की ये तारीफ कर रहे थे, पूरी दुनिया जानती है मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रहे थे, कोरोना काल के अंदर पूरी तरह से दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। और ये बात करते हैं ईमानदारी की, पंजाब के अंदर 92 में से 52 विधायकों के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं, उस समय की पंजाब की तत्कालीन सरकार ने उनके ऊपर लगाए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं, निष्ठा की जब हम बात करते हैं, शुचिता की जब हम बात करते हैं, ईमानदारी की जब हम बात करते हैं, रोल मॉडल बनने की जब हम बात करते हैं, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की, जिनके ऊपर एक छोटा सा आरोप लगा था तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सवाल तो बार बार ईडी की टाइमिंग पे उठ जाता है ना सर, सवाल तो वो टाइमिंग पे उठा रहे हैं। आपने भी सुना होगा अक्षय जी को। एक तो मुझे नहीं पता वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एक मंत्री बिना कोर्ट कचहरी गए उसे बर्खास्त कर दिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, एक मंत्री को बचाने के लिए सारे जद्दोजहद कर दिए जाए। वो फॉर्मूले कौन से वो तो पब्लिक को नहीं पता। देखिए इन्होंने कई सारे एक सेकंड एक बार पूरा कर लेने दर्शकों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति को अगर किसी स्टेट का प्रभारी बना दिया जाए तो क्या जब तक वहां चुनाव ना हो जाए उसे अपराध करने की छूट दे देनी चाहिए, या उसके खिलाफ अगर कोई एविडेंस निकल के आ रहा है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये कैसा सवाल और कैसा जवाब। एक आदमी के खिलाफ अगर सीबीआई के पास कुछ था, अगर ईडी के पास कुछ था, उन्हें अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश किया, माननीय कोर्ट ने उन्हें जानकारी आपत्ति से ज्यादा टाइमिंग पर आपत्ति है। ठीक है, अक्षय जी जवाब देना चाहते, फिर मैं मिश्रा जी के पास जाऊंगी, फिर शर्मा जी भी हमारे साथ। ठीक है अक्षय जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। मैं दोबारा यही कह रहा हूँ कि देखिए 10 साल से आम आदमी पार्टी के अलग अलग मंत्रियों पर इसी तरह के छापे पड़े हैं। मैं वापस इसी बात को दोहराऊंगा कि अगर इतने सालों में कई मंत्रियों पे छापे पड़ने के बावजूद एक भी मंत्री पे जब तक वो आरोप का कोई भी स्पष्टीकरण दे नहीं पाए, कोर्ट में जाके उसको प्रूव नहीं कर पाए, तो ये बीजेपी के सेंट्रल एजेंसियों पे सवाल उठाता है कि नहीं उठाता? ये आज सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पूरा देश देख रहा है। 10 साल से आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के पीछे पड़े हैं। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, इन सबके घर पे रेड हो चुके हैं।
ये लोग झूठे केस और दुरुपयोग करके थक कैसे नहीं जाते, ये मेरी समझ नहीं आता। आप मुझसे कह रही है कि आपको स्वागत करना चाहिए, भाई आप एक ईमानदार पत्रकार है, आपके घर पे अगर कोई सर ये जो डायलॉग्स है ना आपके, सर सुनिए जरा, मैं फिर कहूंगी और मैं 1000 बार कहूंगी, सुनिए ये नहीं, एक सेकंड, ये जो आप लोगों के डायलॉग्स है ना, ये आप कहीं और यूज कीजिएगा, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं। ये जो आप लोगों की स्क्रिप्ट है ना, ये जो सारे प्रवक्ता आप लोग पढ़कर आते हैं, इसे कहीं और इस्तेमाल कीजिए, फैक्चुअल रहिए यहाँ पर। और मैं आपसे 1000 बार कहूंगी, अगर आप इतने ईमानदार हैं, अगर आप पद्म विभूषण के लिए नॉमिनेट करते हैं तो जांच का वेलकम कीजिए। आपने उनको थोड़ा सा मुझे क्यों नहीं बोलने दे रही है? कैसी ये क्या तरीका है? ये आप जो सोचे, ये आप जो सोचे, आप आजाद है अपने विचारों से, मर्जी बोले और मैं बोलने लग जाऊं। नहीं, आप यहाँ पर पर्सनल कमेंट करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं और फैक्ट्स पे बात करें। बोलने दीजिए, आप मुझे और अगर आपके पास नहीं, और अगर आप ईमानदार हैं तो वेलकम कीजिए जांच का। मिश्रा जी क्यों वेलकम करूं? आप फैक्ट्स पर आइएगा तो बात कीजिएगा। मिश्रा जी तो फैक्ट्स क्या है बताइए तो सही, क्या फैक्ट्स है? केजरीवाल की टीम ये बोल रही है, एक हाँ बोलिए सर, लोग उठा रहे हैं कि भाई सत्येंद्र जी के यहाँ क्या मिला, तो उसका मैं जवाब दूं कि जो फाइनेंशियल क्राइम होता है बाई नेचर देखा जाए तो उसमें पूरी एक चैन होती है। तो जब जांच चलती है तो पहले पेरी फेरी के दूसरे लोग पकड़े जाते हैं, छोटे लोग जो एसोसिएटेड हो सकते हैं उसमें। अगर नॉर्मल क्राइम जो होते हैं जैसे मर्डर वगैरह, चोरी वगैरह के, उसको तो एक अकेला आदमी भी कर लेता है। फाइनेंशियल क्राइम का ये नेचर होता है कि उसमें पूरी एक लॉबी होती है, पूरी एक चैन होती है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि अभी उनके यहाँ नहीं मिला, लेकिन ऐसे क्लूज मिल रहे हैं कि उनसे रिलेटेड लोगों के यहाँ मिला। वो जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये पैसा कहां से आया। अगर जस्टिफाई कर दिया तो सही है, जस्टिफाई नहीं किया तो वो जांच आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप पे या लास्ट स्टेप पे जो भी मेन एक्यूज्ड हो उनके खिलाफ ये चीज प्रूफ हो, और मेन एक्यूज्ड ना हो, अगर सह अभियुक्त भी बनते हैं तो भी ये एक क्राइम का विषय है। रही बात दूसरी चीज, देखिए अगर आम आदमी पार्टी ठीक है, वो अपनी ईमानदारी को बहुत सारी चीज अब खुद ही तगमे दे रहे हैं, खुद ही पोस्टर लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वो चीजें हैं। जो ये बार बार टाइमिंग की बात करते हैं, जांच वगैरह करप्शन के खिलाफ अपनी एजेंसियां हैं वो फ्री मोड में काम करती रहती हैं। अब इन्होंने खुद क्लेम कर रहे हैं कि हमने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया, तो आपने क्यों हटा दिया? आपको पता नहीं है कि इलेक्शन होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में? चलिए आपने हटाया, अच्छा किया। तो ऐसे ही ईडी वगैरह भी स्वतंत्र एजेंसी है, वो काम कर रही है। ऐसा टाइमिंग का कुछ नहीं देखा जाता है, या कोई मुहूर्त देख करके नहीं होता है कि भाई इस मुहूर्त पे हम ये जांच शुरू करेंगे। एक मैच्योरिटी पे जब जांच पहुंचता है तो पब्लिक डोमेन वगैरह में आने लगते हैं। इसके पहले तो इतनी चर्चा नहीं हुई थी कभी भी, इलेक्शंस तो बहुत सारे हुए थे। और रही बात अगर ईमानदारी की रही, तो ईमानदारी का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि पूरी पार्टी जो है अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी नहीं है, तो उसमें इतनी बहस करने की, लॉजिक देने की, आकर के सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है? कल वो बरी हो ही जाएंगे। जब बरी हो जाएंगे एक चीज आपसे और पूछती हूँ, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। आप बार बार ईमानदारी के कसीदे पढ़ते हैं, आपको अधिकार है तो वेलकम कर देना चाहिए था, इतनी बात ही नहीं खींचती। मैं एक चीज आपसे और पूछती हूँ, शायद जिस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, इस बार आम आदमी पार्टी थोड़ा ज्यादा बौखलाई हुई है। बार बार जब से सत्येंद्र जैन जी का नाम आया है और अब 9 जून तक की कस्टडी है, हर दिन पीसी होती है, और फिर हम तो कश्मीर को लेकर भी चिंता देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी सीधा सेंटर को अटैक कर रहे हैं अलग तरीके से। ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है, आप इस पर जरा एक बार बताइए। बात केवल कश्मीर की ही नहीं है। अभी डिबेट में ही शायद आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे थे, इंटरनेशनल लेवल की भी बातें कर रहे थे कि भारत के साथ क्या हो रहा है। अरे इंटरनेशनल और कश्मीर की बातें आप यूपी में जहां हो नहीं वहां की बात कर रहे हो। आप बांग्लादेश की बात भी करोगे जहां पे कोई वजूद नहीं है, बंगाल की भी आप बात करोगे, जहां तक आप लिमिटेड है। और केस, ये डिबेट केस तक है, तो आप केवल केस की बात करिए। रही बात इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस केस में सत्येंद्र जी जो है डेफिनेटली एक बहुत बड़े मुखिया है, एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं, पार्टी में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये अब सत्येंद्र जी के बाद कौन होगा, आप मुझे ये बताइए। पार्टी में देखिए, अगर कोई गलती हो गई है, मान लीजिए इन्होंने कोई अपराध कर दिया है, तो डेफिनेटली उसके तार जो ऊपर के 2 मुखिया हैं उनसे भी जुड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बौखलाहट, मतलब आग कहीं और लगी है, धुआं जो है कहीं और से निकल रहा है। तो ये हमें देख लेना चाहिए कि अगर धुआं कहीं और से निकल रहा है, आग कहीं और लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ कनेक्शन है वहां पे। मैं फिर चाहूंगी, तो ये
एक और पार्ट पे आप बताइएगा अभी अरविंद, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी पिछले दिन उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि उनको इन्फॉर्मेशन है कि अब मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, कोई भी आके उस पर एक बार ध्यान दीजिए। वो उनको सब पता है मैम, देखिए उनको इंटरनेशनल लेवल पे अब क्या होने वाला है, यूपी में क्या होने वाला है, वहाँ वो त्रिकालदर्शी है, इसमें बस इतना ही बोला जा सकता है, वो भविष्य को देख सकते हैं। ये बड़े सारे सवाल है। बब्बर साहब, क्या सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सुनील जी का टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ सुनील जी, मेरे साथ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जी। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं, मैं चाहूंगी अपने अपने कमेंट्स आप जरूर रख दीजिए, क्योंकि लास्ट में मैं शर्मा जी हैं उनका कमेंट जरूर लूंगी, रिटायर्ड आईपीएस है। जल्दी से सुनील जी अपना पॉइंट रख दीजिए। जीनत जी, मेरा सवाल ये है, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि इस प्रकार की जो घटिया हरकतें हैं वो ना करी जाए, और कम से कम अगर कोई चीजें हैं गलत है तो उसके खिलाफ कोर्ट जाओ ना आप। जैसे वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे यहाँ रेड हुई, बार बार रेड हुई और कुछ नहीं मिला, तो आप कोर्ट में जाओ ना कि भाई किस आधार पे, क्योंकि कोई ना कोई लूप होती है, कोई ना कोई आधार होता है। परंतु मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो मिसयूज है मशीनरी का वो भी ना हो। अब आप देखो ना, ये इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है कि इतने करोड़ रुपया मिल गए, इतने सोने के बिस्किट मिल गए, ये क्यों की जा रही है? ये कैसे पता लगा? अरविंद केजरीवाल जी को कैसे पता लगता कि अब वो सिसोदिया अरेस्ट होने वाले हैं या वहां रेड होने वाली है? तो कहीं ना कहीं जो मशीनरी है वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके काम कर रही है। अगर निष्पक्ष होके काम करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो गलत करे उसको सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो मशीनरी का दुरुपयोग है ना, ये बब्बर साहब अपना कमेंट दे दीजिए, क्योंकि मैं फिर अक्षय जी से लास्ट में जवाब लूंगी। उन्हीं पर आरोप लग रहे हैं तमाम तरह के, तो उनको थोड़ा वक्त दिया जाएगा। हाँ बब्बर साहब, टाइमिंग पर सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए, आप पहले ये बताइए। देखिए, मैं तो इससे पहले एक बात कह रहा हूँ ना, रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, सच बोलने के लिए तो आंख मिलानी पड़ेगी। मैंने कहा जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चैनल के ऊपर आकर के ये बोला था कि मैंने एक एक कागज देख लिया है, किसी कागज में कोई कमी नहीं है, सत्येंद्र जैन नीट एंड क्लीन आदमी है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर सत्येंद्र जैन दोषी पाया जाता है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी उसके अंदर जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? और जिस प्रकार से हम बात करते हैं जन लोकपाल के नाम पर आई हुई सरकार जो कहती थी हम 6 महीने में दिल्ली के अंदर जन लोकपाल लेकर के आएंगे, 8 साल हो गए जन लोकपाल लेकर के नहीं आए। और मैं कहता हूं कुछ तो है जो घबरा रहे हो, जो हो वो नजर नहीं आ रहे हो, जो डर है वो बोल रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था के ऊपर, इस देश के कानून के ऊपर, इस देश के संविधान के ऊपर हम सबको विश्वास करना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी जांच एजेंसी को कोई जानकारी आपने सुना होगा बब्बर जी, वो एजेंसीज के दुरुपयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बार बार हमारे तमाम नेता विधायक सबको क्लीन चिट मिली। मैं भी वही कह रहा हूँ, अगर ये दुरुपयोग, देखिए मेरे खिलाफ आप कोई एजेंसी लगाएंगे, अगर मैं झूठा हूं सच्चा हूं छोड़ तो बचाऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूं किसी व्यक्ति के खिलाफ, वो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर उसके खिलाफ किसी जांच एजेंसी को कोई क्लू मिलता है तो जांच एजेंसी को पूरा अधिकार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, जांच करने का। हाँ, जांच में वो साफ सुथरा निकल करके आए तो क्या दिक्कत है, उसके अंदर उसकी शान बढ़ेगी। सीता माता भी तो 14 साल के बाद जब वनवास काट करके प्रभु श्री राम वापिस आए थे तो उन्होंने भी अग्नि परीक्षा दी थी। प्रभु श्री राम यदि अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले सकते हैं अपने वो तुलना नहीं करेंगे सर, नेताओं से और आराध्यों का तो जिक्र मत ही कीजिए सर। ठीक है, नहीं ठीक है, जो आराध्य हैं उनके बारे में तो हम उनको यहाँ पे नहीं लाएंगे। रणबीर शर्मा जी, एक सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ, आपने थोड़ा सा इंतजार किया। अक्षय, मैं आपके पास आऊंगी, आप सबके जवाब तैयार रखिएगा। मुझे आपने 1 घंटे के लिए सारे भाषण सुना दिए। मैं माफी मांगती हूँ सर, क्योंकि शुरू में देखिए ना, शुरू में सर मैं माफी मांगती हूँ, शुरू में दरअसल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे सारे भाषण सुना दिए बेमतलब की, इन्होंने कोई बात नहीं करी। हाँ, सारे के सारे अपने शुरू में क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गेस्ट नहीं जुड़ पाए थे। अच्छा ठीक है सर। सर मुझे आप ये बताइए, जो इन्फॉर्मेशंस बाहर आई, जो अभी कांग्रेस के मेहमान कह रहे थे कि भाई ईडी को क्या कैश मिल रहा है, या अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कब उनके मंत्री अरेस्ट होने वाले हैं, किसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो बाहर नहीं आने चाहिए। एजेंसीज क्या लापरवाही करती हैं या ये प्रोसीजर ही है, जांच का पार्ट ही होता है? नहीं, एक्चुअली होता क्या है मैम, जब भी हम अपनी पुलिस की तफ्तीश करके कोई रिमांड पेपर हम कोर्ट के अंदर भिजवाते हैं, महकमे की तरफ से कोई डिस्क्लोज नहीं करता, ना तो वो कोई बयान देते ना अपनी तफ्तीश के बारे में बताते।
जब हम कोर्ट में पेपर रखते हैं तो वहां दोनों साइड के वकील होते हैं, मुलजिम का वकील भी होता है, सरकारी वकील भी होता है। तो उन लोगों की जो बहस होती है वो पब्लिक में होती है। उस बहस को ये लोग अपने रिकॉर्ड में ले लेते हैं और उसके बाद फिर ये बाहर उसको लीक करते हैं। आपने सुना होगा कि कोर्ट से बाहर आती वकील से पूछते हैं सारे कैमरामैन, ईडी ने डिक्लेयर की है, कोई बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, गलत बात है, चुप रहना सीखिए, आप चुप रहना सीखिए, आप दूसरों की बात सुना करें। आप हम आपके बात में नहीं इंटरफेयर किया, आप चुप रहिए, जो सवाल एंकर का वो पूरा करने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। नो मैम, तो वो जो लीकेज है वो आम तौर पे जब कोर्ट में केस पुटअप होता है, रिमांड पुटअप होता है या मजिस्ट्रेट उसमें अपनी मांगता है, तो वहां पे वकीलों की बहस होती है और वकील बहस करते ही बाहर मीडिया के सामने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं। उस स्टेटमेंट का लाभ लेते हुए मीडिया पर्सन और जो बाकी लोग होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। जो मुझे अभी तक इस केस के अंदर लग रहा है, आप शांति से इस तफ्तीश को होने दीजिए और जो ईडी ने अपने पेपर किए हैं उनको आप रिमांड पे देखिएगा। रिमांड पे देखने के बाद अगर आपको उनकी कोई गलती मिलती है, डिरेक्शन ऑफ द ड्यूटी, तो आप उनके खिलाफ जरूर मुकदमा करिए, वो चाहे कोई भी हो, चाहे ईडी का अफसर हो, चाहे सीबीआई का अफसर है। अक्षय, जांच इन्वेस्टिगेशन सवाल जवाब के दौरान वकील भी ना रहे क्योंकि जांच प्रभावित होगी, ये भी मांग हुई ना, और बाकायदा ही कहा गया कि वकील नहीं रहेंगे। यही सवाल आखिरी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। वेलकम करेंगे आप लोग इसका, ठीक है? दूध का दूध पानी का पानी, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त हैं आप लोग, तो उस लिहाज से 5 मिनट के आरोप और 10 सेकंड का जवाब तो सर वक्त नहीं है। दरअसल आपने सबसे ज्यादा वक्त खराब करवाया इसी वजह से। नहीं, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2015 के पहले का है, जब वो मंत्री भी नहीं थे तब का केस है। तो अरविंद केजरीवाल और उनका कोई लेना देना होने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, 2015 का जब केस है तो 7 साल बाद जब एक जांच एजेंसी दूसरी जांच एजेंसी के काम खत्म होने के बाद जब जाग उठती है ना, तो सवाल तो उठता है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप दिल्ली में बाहर निकालिए और अपने रिपोर्टर को लेके जाइए और पूछिए कि क्या सर आप शायद एक एसी वाले रूम में रहते होंगे। जी मीडिया सबसे बड़ा नेटवर्क है और हर चप्पे चप्पे पे उसके रिपोर्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था। और हाँ, आपको जो मुनासिब लगे, जरूरी नहीं वो बात होगी। आपके मंत्री पर आरोप है, आपको तो चाहिए, आप कट्टर ईमानदार हैं। इन्वेस्टिगेशन का स्वागत कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। क्या पता आप इसी बहाने इलेक्शन जीत जाए, हिमाचल का जिसका जिक्र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मैं माफी चाहती हूँ जिन्हें कम वक्त मिला, इतना ही वक्त था। लेकिन हाँ, दिल्ली की राजनीति आपको जबरदस्त तरीके से गर्म नजर आएगी।